हेलो एवरीवन। सो नाउ वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एंड कंटिन्यू करते हैं आज के अपने लेटेस्ट टॉपिक को। मॉडर्न फिजिक्स का वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो यूट्यूब पर एक सही ऑर्डर में, एक सुव्यवस्थित ऑर्डर में नहीं है, उस चीज़ को बड़े व्यवस्थित तरीके से समझाने के लिए मैं आपके लिए स्पेशली एक्सरे का टॉपिक लेकर आया हूँ। मतलब दैट इज़ एक्सरेज। क्लास 12th के मॉडर्न फिजिक्स जो चैप्टर हैं, इसमें से एक छोटा सा सब चैप्टर है दैट इज़ एक्सरे, जिनको हम कहते हैं एक्सरे किरण। तो एक्सरेज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये बिल्कुल डेप्थ क्लास होगा, बिल्कुल डीप लेवल पर पढ़ाएंगे। और वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ 4 क्लासेस मैं लूँगा फाइनली, मीन्स ओवरऑल एक्सरेज पार्ट 1, एक्सरे पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ऐसे 4 पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो भी बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट होगा ये। और उम्मीद करता हूं कि जब भी आप अपने लाइफ में मेरे इस वीडियो को देखेंगे, ये हमेशा के लिए कारगर होगा। मैं उस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। जब आप पहली बार एक्सरे को टच करते हैं किताबों में या फिर एनसीईआरटीज़ में, तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ तक कि टीचर भी उस टॉपिक को रीड कराते हैं ना, तो डायरेक्टली एक्सरे का डेफिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, एक्सरे की परिभाषा पढ़ा देते हैं और सीधा वो स्टार्ट करते हैं एक्सरे का प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ एक्सरे, एक्सरे कहते किसे हैं, और मतलब वो सीधा एक्सरे के डेप्थ में चले जाते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके दिमाग में ये पहली बार भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला क्रॉस क्वेश्चन आप खुद से करिए कि आखिर एक्सरे होती क्या है। मैं यहीं से क्लास स्टार्ट करूं, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूं। आप अपने बेसिक माइंड से पूछिए कि व्हाट इज एक्सरे। क्या आपको एक्सरे के बारे में पता है? और किताब में आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आता। एक निगेटिव पॉइंट ये भी है, नो डाउट मैं किताब को गलत नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको खुद नहीं समझ में आता है। तो एक टीचर आपके लिए हेल्पफुल कैसे चीज़ें कोरिलेट कर सकता है, कैसे हेल्प करता है, आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप पढ़ते हैं ना, तो एक्सरे की परिभाषा ऐसे लिखी होती है कि ये एक प्रकार की विकिरण होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक्सरे की परिभाषा होती है, ये एक प्रकार की विकिरण होती है जो कि कैथोड रेज से उत्पन्न होती है, जिसका गलनांक और साथ ही साथ इसका क्वथनांक, मतलब गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, और इससे जो एटॉमिक वेट होता है मतलब परमाणु भार, ये बहुत उच्च होता है। और इनसे उत्सर्जित होने वाली ये किरणें होती हैं एक्सरे। मतलब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो लिखा होता है कि जब कैथोड किरणें किसी उच्च भार वाले परमाणु एवं उच्च गलनांक वाले परमाणु से टकराकर जो किरणें उत्सर्जित करती है उन्हें कहते हैं एक्सरे। ये तो हो गई डेफिनेशन, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन मार्क है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। जब आप एक्सरे पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहली समझ होनी चाहिए कि एक्सरे में कैथोड किरण किसे कहते हैं, कैथोड किरण किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। तो यही बात है कि मैं पहला अपना वीडियो लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैथोड किरण किसे कहते हैं, क्योंकि परिभाषा तो क्लियर हो गया, आगे मैं और डेप्थ में बताऊंगा। एक्चुअल में एक्सरे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कैथोड रेज से। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप अपने माइंड में एक मैप बना लीजिए कि एक्सरे की पहली स्टार्टिंग होती है कैथोड रेज से। और दूसरी चीज, जो एक्सरे है ये एक प्रकार की विकिरण है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, बस इतना ही, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। तो ये सब बातें हम लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे। आज हमारा मेनली टारगेट है एक्सरे का स्टार्टिंग है, तो हम बात करेंगे कैथोड किरणों के बारे में। तो बच्चा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, जो कैथोड किरणें होती हैं इसकी खोज विलियम क्रूक ने किया था, ये बात आप याद रखिएगा। कब इन्होंने किया था, तो 1870 में किया था, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। भाई कैथोड किरण की खोज कब हुई थी, दैट इज 1870 में ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम क्रूक ने। इतनी बातें याद रखिएगा। अब आइए जरा समझते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि भाई कैथोड किरणें कहते किसे हैं, परिभाषा तो बताओ, तो आप बोलेंगे ये जो कैथोड किरणें होती हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है। देखिए मैंने लिखा है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की एक धारा होती है। इट इज अ फ्लो ऑफ निगेटिव आयंस, इट इज अ फ्लो ऑफ निगेटिव आयंस। ये ऋणायनों का एक प्रवाह होता है, धारा होता है, जिसको हम कैथोड किरण कहते हैं। और ये कैथोड किरणें जो हैं विसर्जन नलिका के भीतर। अब आप कहोगे सर ये विसर्जन नलिका क्या होता है, तो जब आप पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं एक ऐसी नलिका जिसके भीतर निर्वात हो, निर्वात मतलब एयरलेस,
वैक्यूम समझते हैं ना, वैक्यूम फिजिक्स में मैं बहुत बार एक्सप्लेन किया हूं। वैक्यूम का मतलब होता है एयरलेस स्पेस। तो हम एक ऐसी कांच की नलिका बनाते हैं जिसके भीतर दो धात्विक प्लेट होते हैं, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है, पहली चीजें। दूसरी चीजें, उस नलिका के भीतर एयर नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, और एब्सेंस ऑफ एयर को ही हम कहते हैं विसर्जन नलिका, एयर का न रहना। तो ये एक कांच की नलिका होती है बच्चा लोग, ये एक कांच की नलिका होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आप बोलिएगा। ये कैथोड किरणें जो होती हैं इलेक्ट्रॉनों की एक धारा होती हैं जो कि विसर्जन नलिका में कैथोड से एनोड की ओर गति करती हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। कैथोड से एनोड मतलब कैथोड रेज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, कैथोड किरणों में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो इसकी विशेषता पढ़िए, इनकी प्रॉपर्टी पढ़िए, क्योंकि कैथोड रेज जो है ना अपने परिभाषा से कहीं लाख गुना ज्यादा अपने गुणों से परिभाषित कर देता है। तो ओवरऑल हमारा जो मेन टारगेट होगा इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, मतलब ओनली ऑन हम बात करने वाले हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम इसके प्रॉपर्टी को डील करने वाले हैं आज के क्लास में। तो परिभाषा हमने ये लिख दिया है, आप मार्क कर लीजिएगा ये इतनी बातें। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैथोड रेज। अब ध्यान से सुनिएगा, जो कैथोड किरण होती है इसकी वेलोसिटी बहुत मैक्स होती है, बहुत ही अधिकतम चाल से ये चलती है। कैथोड किरणें बहुत गतिशील होती हैं। पहले इसका गुण है, प्रॉपर्टी, हेडिंग आप लगा सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों के गुण। तो पहला गुण, ये बहुत ही गतिशील होती है। दूसरी चीज, ये ऋणात्मक कणों का समूह होता है। जो कैथोड रेज होती है ये सिर्फ और सिर्फ ऋणायनों का समूह होता है, सिर्फ और सिर्फ ऋणायनों का। दूसरी चीज, कैथोड जो होता है ये मतलब जो कैथोड किरण है ये इलेक्ट्रोड से उत्पन्न होती है। मतलब ये जो आपकी कैथोड किरण है, कीवर्ड कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिए, मैं रेड मार्कर से थोड़ा सा आपको अंडरलाइन करके एक्सप्लेन कर सकूं, बस 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए, जो आपकी कैथोड रेज होती हैं इसको रट्टा मार लीजिएगा, बहुत ही हायर लेवल के किताब से उठा कर ले आया हूं। ये कैथोड इलेक्ट्रोड से उत्पन्न होती है, ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड भी दो प्रकार के होते हैं, एक कैथोड वाला इलेक्ट्रोड और एक एनोड वाला इलेक्ट्रोड। तो याद रखिएगा जो कैथोड किरण होती है ये कैथोड इलेक्ट्रोड से उत्पन्न होती है, मतलब उत्सर्जित होती है। शब्द लिख लीजिएगा, उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित उत्पन्न दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। दूसरी चीज, कैथोड किरण सिर्फ और सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ हायर पोटेंशियल, उच्च विभव के ही बीच में ये उत्पन्न हो सकता है। हायर पोटेंशियल इज द मस्ट कंडीशन बिटवीन टू प्लेट्स। ध्यान दीजिएगा, उच्च विभव इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है। अगर हाई पोटेंशियल अप्लाइड नहीं करेंगे तो कैथोड किरणें उत्पन्न होने वाली नहीं हैं। इतनी बेसिक बातें। दूसरी चीजें, जो विसर्जन नलिका हम यूज करते हैं ना, विसर्जन नलिका के मध्य निम्न दाब पर गैस होनी चाहिए। ये जो गैसें होती हैं विसर्जन नलिका के बीच में हम गैस भरते हैं, वो गैसें हमेशा निम्न दाब पर, मीन्स लो प्रेशर पर होनी चाहिए, लो प्रेशर, निम्न दाब। तो याद रखिएगा जो कैथोड किरणें हैं ये सिर्फ तभी उत्पन्न हो सकती हैं जब विसर्जन नलिका के भीतर क्या हो, निम्न दाब हो। और मैंने एक पॉइंट और लिखा है, निम्न दाब सिर्फ तभी क्रिएट होता है जब उच्च ताप दिया जाए। तो ये अलग से कीवर्ड हो सकता है कि कैथोड किरणें कब उत्पन्न होती हैं। तो आप याद रखिएगा, पहला कंडीशन है उच्च विभव, पहली कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ध्यान से सुनिएगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो यही टर्म मैंने लिखा है। यहां तक बातें क्लियर। आइए इसकी और हम विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलिए, ये जो कैथोड किरणें हैं सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में, ठीक। दूसरी चीज, कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों का समूह होता है। द्रव्य कणों मतलब मैटर वेव्स, बहुत ही छोटे छोटे टीनी पार्टिकल। टीनी पार्टिकल समझते हैं ना, हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ कणों के समूह से बना होता है, और जो कणों का सबसे सूक्ष्मतम यौगिक जो पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये भी एक कण होते हैं। तो देखिए मैंने लिखा क्या है, ये जो कैथोड किरण है छोटे छोटे द्रव्य कणों का समूह होता है, द्रव्य कणों का। और द्रव्य कणों में कौन सी कणों का? इलेक्ट्रॉन का। अगर मैं और डेप्थ में बात करूं तो ये किरणें द्रव्य कणों का तो समूह होता ही है, इट इज अ ग्रुप ऑफ मैटर
पार्टिकल्स या फिर मैटर्स, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ये जो कण हैं खास तौर पर इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। दूसरी चीज जिस पर मैं मार्क करना चाहता हूं, ये जो कैथोड किरण होती है इसका नेचर होता है ऋणायन का। ध्यान से सुनिएगा, ये जो कैथोड किरणें होती हैं इनका नेचर होता है ऋणायन का, ऋणायन का। तो ऋणायन होने के वजह से ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप किसी भी टीचर से अगर कभी पढ़े होंगे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, तो वो ये पॉइंट जरूर पढ़ाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में भी प्रभावित होता है और चुंबकीय क्षेत्र में भी प्रभावित होता है, जिसके वजह से हम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ले आ सकते हैं कि जब भी कैथोड किरण का मतलब ऋणायनों का समूह, ऋणायनों की एक धारा, ये हम कह सकते हैं। तो जो ऋणायन होता है ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है, कीवर्ड है कैथोड किरण का। दूसरी चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, जो विसर्जन नलिका के बीच जो भरी हुई गैसें होती हैं, कैथोड किरण जो होती है ना, वो भरी हुई गैस और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। जो कैथोड किरणों की जो प्रॉपर्टी होती है, कैथोड किरणों के प्रॉपर्टी में 100% क्लियर लिखा गया है कि इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस इनसाइड अ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। मीन्स सर आपने क्या बोला, जो हमारी कैथोड किरण होती है ये विसर्जन नलिका के भीतर भरे हुए गैस के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, लिख लीजिएगा कॉपी में। एंड दूसरी चीज, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता। मतलब सर इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोड का मतलब है कि आप कॉपर की प्लेट लगाते हो, एल्यूमिनियम की प्लेट लगाते हो, लोहे की प्लेट लगाते हो, जस्ते की प्लेट लगाते हो, निकिल की प्लेट लगाते हो, किस धातु का प्लेट लगाते हो इस प्लेट पर निर्भर नहीं करता। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड की प्रकृति। कोई भी मेटल आप लगा दो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड, इन द फॉर्म ऑफ कैथोड एंड एनोड, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज, कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी होती है कम मोटाई के धात्विक चादर को आसानी से भेद सकती है। सर कैसे ये हो गया? भाई खुद समझो, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है, तो वो धात्विक चादर को आर पार भेद देगा ना। खुद समझो, जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तीव्र है, तो भैया साधारण सी बात है वो मेटल को आर पार कर देगा। देखो मैंने पहले ही लिखा है अत्यधिक गतिशील। अत्यधिक गतिशील का मतलब होता है इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, अति से ज़्यादा, अत्यधिक। ठीक, दूसरी चीजें फिर से देख लीजिए, कैथोड किरणों की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो गतिज ऊर्जा भी मैक्सिमम होगी। सर कैसे? हाफ mv² से। और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो संवेग भी अधिक होगा, p बराबर mv। आपको पता ही है भैया, संवेग में वेग आता है, गतिज ऊर्जा में वेग आता है और गति में वेग तो है ही है, तो तीनों क्वांटिटी अधिकतम होगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो कैथोड किरण होता है इट रिप्रेजेंट तरंग प्रकृति। भैया कैथोड किरण जो होती है ये तरंग प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताओ तुम कैसे जान गए कि कैथोड किरण जो होती है वो तरंग है? तो आप जवाब दे देना कि जो कैथोड किरण होती है वो विवर्तन और व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है। ये देखिए, जब विलियम क्रुक साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था ना विसर्जन नलिका में, तो उनको एक पैटर्न दिखाई दिया था। दैट पैटर्न इज व्यतिकरण और विवर्तन। पढ़े हुए हैं आप, याद करिए हाइगेंस का चैप्टर, ठीक है। तो व्यतिकरण और विवर्तन गुण के कारण इसे कहा जाता है, ये तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, बस मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, देखो ओवर नहीं बोलूँगा, नहीं तो कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि मे भी सर थोड़ा ज़्यादा कह गए। ध्यान से सुनिएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है, आप सिर्फ ये पढ़ो, सिर्फ मतलब समझते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ये एनसीईआरटी उठा लीजिए, इससे कम दिया है एनसीईआरटी में। रेफरेंस बुक उठा लीजिए, रेफरेंस बुक में भी इससे कम दिया है, क्योंकि जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो पहले ही सोच लेता है कि कहीं इससे और ज़्यादा तो किसी किताब में नहीं लिखा है। तो मैंने गूगल भी यूज़ कर लिया है, मैंने बुक भी यूज़ कर लिया है, मैंने रेफरेंस बुक भी यूज़ कर लिया है, और सारी किताबों सारे ज्ञान को मिला करके मैंने पूरा का पूरा रख दिया है यहाँ पर। आप किसी भी लेवल पर पढ़ लीजिएगा, चाहे IIT लेवल, JEE लेवल, नीट लेवल, कैथोड किरण में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा।
तो फाइनली मैं अपने क्लास को बहुत जल्द एंड करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि एक्सरे के पहले लेक्चर में इतना ही सफिशियंट है। नेक्स्ट क्लास पे डेफिनेशन, थर्ड क्लास पे प्रॉपर्टी और चौथे क्लास में ख़त्म टॉपिक, इससे ज़्यादा है ही नहीं कुछ। तो मैं थोड़ा सा इस पूरे क्लास को एक बार कोरिलेट कर दूं। एक्सरे के पहले चैप्टर में अगर आप एक्सरे की परिभाषा पढ़ते हैं तो एक्सरे की परिभाषा में लिखा गया है कि जो एक्स किरण होती है ये कैथोड किरणों से उत्सर्जित होती है, फिक्स है, कैथोड किरणों से ही उत्सर्जित होता है। इसीलिए हमने पढ़ाया है कि कैथोड किरण किसे कहते हैं। तो ये रहा हमारा परिभाषा, और जितने हैशटैग लगा के ये पॉइंट हमने लिखा है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये सभी के सभी प्रॉपर्टी हैं, कैथोड किरण के गुण हैं। आप अपने कॉपी ले लो, नोट डाउन कर लो, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसको इरेज करता हूँ, डेफिनेशन सुन लीजिएगा जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो एक्सरे होती है इसको हम डेफिनेशन आपको लिखवा देते हैं ताकि इस क्लास में हमारा डेफिनेशन हो जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास पे फिर हम इसके टाइप के बारे में बात कर लेंगे अच्छे से। चलिए देखिए, अब इसको आप ऐसे समझिएगा, चलिए देखिए, जो एक्सरे होता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब मैं परिभाषा की बात कर रहा हूं, तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, आइए इसको समझते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले हम लेते हैं कैथोड किरण, मैं परिभाषा को समझा रहा हूं। सबसे पहले हम लेते हैं कैथोड किरण, ठीक। अब इन कैथोड किरणों को डालते हैं उन एलिमेंट पर, इन कैथोड किरणों को उन तत्वों पर हम डालते हैं, उन एलिमेंट्स पर डालते हैं जो कि जिनका गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरी चीज, उनका जो परमाणु भार होता है ये भी उच्च होना चाहिए। परमाणु भार जो होता है ये दोनों उच्च होना चाहिए, मतलब मैक्स, दोनों का दोनों उच्च होना चाहिए। तो अब देखो, जब भी कैथोड किरणें इन तत्वों पर पड़ेगा जिनका गलनांक उच्च और परमाणु भार उच्च, तो यहाँ से उत्सर्जित किरणों को इन तत्वों से टकराने के बाद एक नए प्रकार की विकिरण उत्पन्न होती है, एक नए प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक नए प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, आप ऐसे कह दो तरंग, जो कि क्या होती है? एक्सरे होती है। दैट इज एक्सरे। कैथोड किरणों का उच्च गलनांक एवं उच्च परमाणु भार वाले तत्वों से टकराने पर उत्सर्जित होने वाले विकिरण को एक्सरे कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। और एक्सरे का फिर टाइप हम पढ़ते हैं, और ये एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है। एक्सरे जो होती है, एक्सरे ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा अपना क्या करती है? उत्सर्जित करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो बहुत है, आज के क्लास के लिए इतना बेसिक पॉइंट बहुत ही सफिशिएंट है। मैंने डेफिनेशन भी कोरिलेट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास पे जब मिलेंगे तो हम एक्सरे का डेफिनेशन तो लिख ही देंगे सेम एज इट इज़, और फिर उसके टाइप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहला लेक्चर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड डाउन कर लीजिएगा। 2023 के छात्रों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मे भी क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। रिवाइज करते रहिए, तैयारी करते रहिए, जो भी हमसे पॉसिबल है एक प्रयास हम कर रहे हैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।